हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट विजन एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो प्रश्न उठता है, सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसे कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है और ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। चलिए, सबसे पहली बात हम जानते हैं सर व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा, वो पूंजी जो हमने अपनी कंपनी में लगाई है ताकि हम बिजनेस कर सके। तो अगर मैं एक फर्म, एक कंपनी की बात करूं तो एक कंपनी का कैपिटल तीन चीजों से मिलकर बनता है। क्या क्या सर? सबसे पहले उसमें आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, कम ऑन एवरीबॉडी। फिर उसमें आता है सेकंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और गाइस थर्ड आता है उसमें डेट। ठीक है भाई। तो किसी भी कंपनी का जो कैपिटल होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड द थर्ड वन इज डेट। राइट। अब हम डेट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और हम ये कहते हैं कि सर डेट में जो आता है सबसे पहले वो होता है डिबेंचर और वो होता है टर्म लोन, यानी वो लोन जो हम मार्केट से, बैंकों से लेते हैं। क्लियर भाई। इन्हीं से मिलकर तो एक कंपनी का कैपिटल बनता है। आपने अकाउंट्स में कंपनी की बैलेंस शीट देखी होगी और उस बैलेंस शीट में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल नजर आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नजर आता है, इवन डिबेंचर और बैंक लोन भी नजर आते हैं। क्लियर। इन चारों साधनों से कंपनी पैसा रेज करती है और उसे बिजनेस में निवेश करती है। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ये इक्विटी वालों का पैसा है जो आप यूज करते हो। क्या इक्विटी वालों ने आपको पैसा फ्री में दिया कि हाँ जी बहुत पैसा है हमारे पास, आप यूज कर लो? आंसर इज नो सर, वो उस पर हमसे डिविडेंड मांगते हैं। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो प्रेफरेंस वालों ने हमें पैसा दिया है, क्या वो इसलिए दिया है कि जी आप फ्री में यूज करो? नहीं सर, वो बदले में हमसे डिविडेंड मांगते हैं। व्हाट अबाउट डेट? आपने जो डिबेंचर का पैसा लिया है क्या वो फ्री में मिला है? नहीं सर, उन्हें एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट चाहिए। सिमिलरली अपने बिजनेस करने के लिए जो हमने बैंक से टर्म लोन लिया है 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, तो बैंक ने ये पैसा हमें फ्री में नहीं दिया, तो बैंक ने भी हमें बदले में क्या मांगता है हमसे? इंटरेस्ट। तो मैं कह सकता हूं सर ये जो तीनों साधन है, ये जो चारों साधन है, इनसे जो पैसा मिला है ना, जिससे मैंने अपना कैपिटल बनाया, ये मुझे फ्री में नहीं मिला। इस कैपिटल की मुझे एक कॉस्ट है जो बियर करनी पड़ेगी, इसीलिए चैप्टर का नाम क्या पड़ा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले बोलो यहां तक समझ में आ गया? अब प्रश्न उठता है कि आपने जो इन चारों साधनों से पैसा लिया है, अब आप इसका करोगे क्या? सर हम इस पैसे को निवेश करेंगे, इस पैसे को हम इन्वेस्ट करेंगे। बोलो जी, बात क्लियर? इस पैसे को हम प्रोजेक्ट में लगाएंगे और वहां से रिटर्न कमाएंगे। तो मेरा आपसे प्रश्न है, आप कितनी रिटर्न कमाओगे? कि सर इतनी रिटर्न तो कमाएंगे कि हमारी जो ये कॉस्ट है ये पूरी हो जाए और हमें कुछ प्रॉफिट भी बच जाए। सर अगर प्रॉफिट नहीं बचता तो कम से कम उतनी रिटर्न तो मिले कि ये हम कॉस्ट बियर कर सकें। क्लियर हो गई बात यहां तक? क्लियर। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि आपने जो रिटर्न है वो आपकी कॉस्ट से भी कम है तो फिर वो पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, एंड बिलीव मी कोई अपनी जेब से पे नहीं करता। बोलो जी, बात क्लियर है? तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकला सर कि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कम से कम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है विच अ प्रोजेक्ट मस्ट अर्न, जो एक प्रोजेक्ट से हमें कमानी ही कमानी है इन ऑर्डर टू फाइनेंस, इन ऑर्डर टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ फंड्स, ताकि हम उस फंड की कॉस्ट निकाल सकें, यूज टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट, वो फंड जिससे इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया गया है। आसान शब्दों में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है वो कॉस्ट जो हमें अपने उन लोगों को पे करनी है जिनसे हमने फंड लिया है और प्रोजेक्ट में निवेश किया है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए यहां तक बोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है सब लोगों को? तो सर अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो ये कैसे निकाली जाती है? आप कैसे पता चलो करोगे कि इक्विटी की कॉस्ट कितनी, प्रेफरेंस की कॉस्ट कितनी, डेट में डिबेंचर और
टर्म लोन की कॉस्ट कितनी। तो गाइस यही तो हमारा चैप्टर है। तो आइए इस चैप्टर को हमें दो पार्ट में स्टडी करना है। पार्ट 1 हमें निकालना है स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्पेसिफिक का मतलब होता है हर साधन की कॉस्ट अलग अलग, इक्विटी की कॉस्ट अलग, प्रेफरेंस की अलग, डेट की अलग। फिर हमें निकालना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक पूरी फर्म की टोटल कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और हमारे एग्जाम में दोनों तरह से सम आएगा। क्लियर? वो बोलेगा इंडिविजुअल कॉस्ट भी निकालो और वो बोलेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट भी कैलकुलेट करो। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? तो गाइस अब इस चैप्टर में हमें बस यही सीखना है कि ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये चैप्टर बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो अगर स्टूडेंट को फॉर्मूला पता है और उसे लगाना आता है तो ही और शी विल बी गिवन फुल मार्क्स। क्या यहां तक क्लियर है? आइए अब हम सीखेंगे सर कि ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो गाइस सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब गाइस स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब बताया हमने? इसका मतलब होता है कि जितने भी हमारे सोर्स हैं जिनसे हमने पैसा रेस किया है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, इन सब की कॉस्ट इंडिविजुअली कैलकुलेट करना, इन सब की कॉस्ट अलग अलग कैलकुलेट करना, इसी को कहा जाता है स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या यहां तक क्लियर है? तो चलिए उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट। उसमें पहला क्या आएगा गाइस? उसमें पहला आएगा कॉस्ट ऑफ डेट। और ध्यान रहे डेट जब मैं बोलूं तो इसमें दोनों आते हैं, डिबेंचर्स भी और टर्म लोन भी, डिबेंचर्स भी और टर्म लोन भी। तो हम पहला बात करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट और इसे हम सिंबॉलिकली बोलते हैं केडी। तो आज के बाद पूरे एफएम में याद रखना, अगर आपको कहीं भी दिखता है कॉस्ट ऑफ डेट जिसका सिंपल मतलब होता है केडी, बोलो जी बात क्लियर है? तो कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि केडी। अब उसके अंदर हम पहले निकालेंगे डिबेंचर्स। हम पहले किसकी कॉस्ट निकालना सीखेंगे? डिबेंचर्स की, यानी कंपनी ने डिबेंचर इशू करे और बदले में उसने पैसा ले लिया। अब उन डिबेंचर को जो हमें पे करना उसकी कॉस्ट कैसे आएगी? क्लियर गाइस? तो डिबेंचर की कॉस्ट निकालने से पहले हम ये पता करते हैं कि वो कौन सी क्लास है डिबेंचर्स की, वो कौन से डिबेंचर्स हैं। तो गाइस ध्यान रखना हमारे एफएम में डिबेंचर केवल दो ही होते हैं, एक इररिडीमेबल डिबेंचर्स और एक रिडीमेबल डिबेंचर्स। क्लियर? इररिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनका पैसा कभी भी लौटाया नहीं जाएगा, जिनका पैसा कभी भी वापस नहीं होगा। और दूसरा आता है रिडीमेबल डिबेंचर्स। ये वो डिबेंचर्स हैं जिनका पैसा आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स, कुछ सालों बाद हमें रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है गाइस? चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेट में आप पहला लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर। गाइस कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर, और इररिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर जिनका पैसा कभी भी रिडीम नहीं होता। ये वो डिबेंचर है जो कभी रिडीम नहीं होते। ये वो डिबेंचर है जिनका पैसा कभी लौटाया नहीं जाता। तो सर क्या ये इंडिया में पॉसिबल है? नॉट एट ऑल। लेट मी टेल यू गाइस, इंडिया में इररिडीमेबल डिबेंचर इशू करना अलाउड नहीं है। पर हमारे देश में नहीं है तो दूसरे देशों में तो है, दूसरी कंट्रीज में तो है। बोलो जी बात क्लियर? इसलिए हमें जानना होगा कि अगर कोई कंपनी इररिडीमेबल डिबेंचर इशू करती है तो उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। और जैसे आप जानते हैं गाइस, मैंने आपको क्या बोला, ये पूरा चैप्टर फॉर्मूलों पर बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ये बहुत सिंपल है। तो आइए देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर कैसे निकालते हैं। तो गाइस इसका फॉर्मूला लिखिए आप, कहता है KD इज इक्वल टू I 1 - T अपॉन NP, और इस पूरे को इनटू कर देते हैं 100 से। सर क्यों? इसलिए क्योंकि कॉस्ट हमेशा परसेंटेज में होती है। क्लियर गाइस? तो क्या फॉर्मूला बना? KD इज इक्वल टू I 1 - T अपॉन NP इंटू 100। KD इज इक्वल टू I 1 - T अपॉन NP इंटू 100। अब सर इस फॉर्मूले का मतलब क्या है पहले समझेंगे। वेयर
केडी तो आप जानते ही है, कॉस्ट ऑफ डेट, वेयर आई इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। भाई आप डिबेंचर पे क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, तो गाइज आई का मतलब है अमाउंट, याद रखना, कॉस्ट नहीं, रेट नहीं, आई का मतलब क्या, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपने जो डिबेंचर इशू करे हैं उस पर आप कितने रेट से इंटरेस्ट दोगे। क्या यहां तक क्लियर है? अब तीसरी बात बहुत ध्यान से सुननी है, सर हम डिबेंचर 3 तरह से इशू करते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। और लेट मी टेल यू, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट कभी भी इशू प्राइस पे कैलकुलेट नहीं होता। फेस वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू, ये वो वैल्यू होती है जितने का कंपनी ने एक डिबेंचर बनाया है। क्या मेरी बात क्लियर है? फॉर एग्जांपल 10% डिबेंचर है, ध्यान से सुनना, तो इसका मतलब हमें डिबेंचर पे 10% इंटरेस्ट देना है। क्लियर? एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए की है, पर हमने उसे इशू करा 120 रुपए में, तो 100 वाला डिबेंचर 120 में इशू करा, क्या मैं कह दूं प्रीमियम पर इशू करा है? आंसर इज यस। और उस पर इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10%, वो 100 पे कैलकुलेट करेंगे या 120 पर? एंड द राइट आंसर इज 100 पर, क्योंकि डिबेंचर पे इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है गाइस। किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे, ऑलवेज रिमेंबर। क्लियर? तो 100 रुपए का 10% कितना हुआ? 10 रुपए। उस 10 रुपए को हम बोलेंगे आई। बोलो बात यहां तक समझ में आ गई? तो आई बेसिकली इज व्हाट? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और वो हमेशा किस पे निकलता है? फेस वैल्यू पर। प्लीज रिमेंबर। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ टी इज इक्वल टू व्हाट? टैक्स रेट। हाँ जी, टी का क्या मतलब है? टैक्स रेट। अब इसको समझना ध्यान से भाई, आप अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर रहे हो। मैंने आपसे क्या बोला था, हमने एफएम में क्या सीखा है कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद फिगर आती है ना, वो आफ्टर टैक्स होती है। क्या होती है गाइस? आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स के बाद की फिगर। क्लियर? तो सर इसमें टैक्स का क्या रूल है, क्या रोल है, सॉरी, हम जानते हैं कि इंटरेस्ट इज ए टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। आपने डीटी में पढ़ा होगा, मतलब इंटरेस्ट देने पर टैक्स सेविंग होती है। सर कैसे सेविंग होती है? आपने जो इंटरेस्ट पे करा, आप उसे अपने पीएनएल की डेबिट साइड पर लिखते हो, इससे आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाता है और कम प्रॉफिट पर कम टैक्स लगता है। तो आपने जितना इंटरेस्ट दिया उतने पर आपका टैक्स क्या होगा? सेव हो जाएगा। बोलो जी बात क्लियर? तो अगर मान लो टैक्स रेट 50% है, तो मैंने 10 रुपए का इंटरेस्ट दिया, तो 10 रुपए का 50%, 5 रुपए का टैक्स सेव हो जाएगा। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो अगर मैं 10 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा हूं डिबेंचर होल्डर को और 5 रुपए का मुझे टैक्स में सेविंग हो रही है, तो मेरी नेट कॉस्ट जो है वो 5 रुपए ही तो आ रही है। तो इसीलिए गाइस हम इंटरेस्ट में से 1 माइनस टी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हम इंटरेस्ट में से टैक्स सेविंग हटा देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि आफ्टर टैक्स हमारी नेट कॉस्ट कितनी। बोलो जी बात क्लियर है? तो इसीलिए आई को इंटू कर देते हैं 1 माइनस टी से, और वहां टी का मतलब है टैक्स रेट। डोंट वरी, वो हमेशा आपको गिवन होगा। ठीक है गाइस? आइए अब इसमें नेक्स्ट है एनपी। ध्यान से सुनना गाइस, एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड्स। हाँ जी, एनपी का क्या मतलब होता है? नेट प्रोसीड्स। इसका मतलब आपने डिबेंचर इशू करे, आपने डिबेंचर इशू करे और इशू करने के बाद जो नेट पैसा आपके हाथ में आया है, जो नेट पैसा आपकी जेब में आया है, हम उसे बोलेंगे नेट प्रोसीड्स। सर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, मैंने 100 वाला डिबेंचर 100 रुपए में इशू करा, तो जिसको आप बोलते हो इशू एट पार। भाई 100 वाला डिबेंचर 100 रुपए में इशू करा, तो यू कॉल इट इशू एट पार। तो मेरी जेब में कितने रुपए आए? सर 100 रुपए आए, तो मैं बोलूंगा नेट प्रोसीड कितनी है? 100 रुपीज। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, आपने 100 वाला डिबेंचर 120 रुपए में इशू करा है मार्केट में, 100 वाला डिबेंचर बाजार में 120 रुपए में इशू करा है, तो आप इसे बोलोगे इशू एट प्रीमियम। तो अब मेरी जेब में कितने रुपए आए? सर 120 रुपए आ गए, तो व्हाट इज नेट प्रोसीड? 120 रुपीज।
तीसरी एग्जांपल लेते हैं, आपने 100 वाला डिबेंचर 90 रुपए में इशू करा है, तो आप इसे बोलोगे इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। आपने 100 रुपए वाला डिबेंचर 90 में इशू करा, सर हमारी जेब में कितने रुपए आए, हमारे हाथ में कितने रुपए आए, 90 रुपए आए, तो मैं 90 रुपए को क्या बोलूंगा, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड मतलब जो पैसा मेरे पास आया है। बोलो बात यहां तक क्लियर है। अब यहां पर एक पॉइंट और समझना है गाइस, क्वेश्चन में आपको एक चीज और गिवन होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या बोलते हैं गाइस, फ्लोटेशन कॉस्ट, जिसका आसान शब्दों में मतलब होता है इशू एक्सपेंसेस। अरे भाई आप डिबेंचर इशू कर रहे हो बाजार में, तो उस पर जो भी खर्चा आएगा इशू करने पर, भाई कमीशन देनी पड़ेगी, इशू के खर्चे होंगे, पेपर वर्क होगा, तो इन सारी कॉस्ट को हम एक नाम से पुकारते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अगर क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी हो तो इसको लेस करेंगे, उसके बाद जो प्राइस आएगा उसको हम बोलेंगे नेट प्रोसीड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका इशू प्राइस था डिबेंचर का 120 रुपए, 100 वाला डिबेंचर आपने 120 रुपए में इशू करा। क्वेश्चन बोलेगा सर आपके इशू एक्सपेंसेस आए 5 रुपए के पर डिबेंचर, तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा FC यानी फ्लोटेशन कॉस्ट, इशू एक्सपेंसेस 5 रुपए, तो मुझे नेट कितना बचा, 115 रुपए। तो इस 115 रुपए को मैं क्या बोलूंगा, नेट प्रोसीड्स। बोलो क्लियर है। कई बार क्या होता है कि फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज में होती है, वो बोले जी फ्लोटेशन कॉस्ट 10%, तो अब हम ये 10% किस पर लगाएंगे, इशू प्राइस पर लगाएंगे। किस पर लगाएंगे, इशू प्राइस पर। तो अगर वो परसेंटेज में दे दे तो ध्यान से सुनना गाइस, हमारा इशू प्राइस कितना है 120 रुपए, इसमें से माइनस करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट एट द रेट 10%, 120 का 10% 12 रुपए, तो व्हाट इज द नेट प्रोसीड, 108 रुपए। ठीक है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन इशू प्राइस। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अगर इररिडीमेबल डिवेंचर है तो इसका फॉर्मूला आता है KD इज इक्वल टू I 1 माइनस टी अपॉन NP, और क्योंकि सारी कॉस्ट हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होती है इसलिए उसे इनटू कर देते हैं 100 से। तो KD इज इक्वल टू I 1 माइनस टी अपॉन NP इंटू 100। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर। आई होप मेरी बात आपको यहां तक समझ आ गई होगी। चलिए भाई, तो ये था गाइस कॉस्ट ऑफ डेट, वो भी कौन सा, इररिडीमेबल। आइए अब हम बात करेंगे सेकंड, हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। कम ऑन एवरीबॉडी, अब हम किसकी बात करेंगे सेकंड में, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। एज यू नो रिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनका पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। रिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर है जिनका अमाउंट हमें लौटाना पड़ेगा। अब सर ये अमाउंट हम कितने साल बाद लौटाएंगे, ये डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी पर। और अगर मैं हमारे देश की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो यहां पर मैक्सिमम टाइम है 20 ईयर्स। आपको 20 साल में डिबेंचर का पैसा क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। तो गाइज अगर एक कंपनी रिडीमेबल डिबेंचर इशू करती है तो उसकी कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस वो हमें जानना है। आइए बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। KD इज ऑलवेज इक्वल टू, KD का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट, इज ऑलवेज इक्वल टू I 1 माइनस टी प्लस RP माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RP प्लस NP बाय 2 इंटू 100। बोलो जी बात क्लियर है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। और रिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर्स होते हैं जिनका पैसा हमें क्या करना है, वापस करना है, हमें रिटर्न करना है। बोलो जी बात क्लियर है। तो KD इज ऑलवेज इक्वल टू I 1 माइनस टी प्लस RP माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RP प्लस NP बाय 2 इंटू 100।
ठीक है जी। इंटू 100 क्यों कर रहे हैं सर? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉस्ट हमेशा किस में निकालनी होती है? परसेंटेज में। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं गाइस। फॉर्मूला नोट कर लिया आपने, वेयर आई का मतलब अब आप जान चुके हो, आई इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान रखना, आई का मतलब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट नहीं। और मैंने अभी अभी बताया आपको कि जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे सो दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकाला जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इशू प्राइस क्या है। क्लियर है गाइस? चलिए, तो I इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, T इज इक्वल टू व्हाट? टैक्स रेट। ठीक है। RP का मतलब होता है रिडीमेबल प्राइस। क्या होता है गाइस? RP का मतलब रिडीमेबल प्राइस, REDEEMABLE, रिडीमेबल प्राइस। सर रिडीमेबल प्राइस वो प्राइस होता है जो कंपनी आश्वासन देती है कि हम जब आपका पैसा लौटाएंगे तो इतने रुपए आपको वापस करेंगे। जैसे मान लो हमने एक डिबेंचर 100 रुपए में इशू करा तो 100 रुपीज इज द इशू प्राइस, पर इशू के समय ही कंपनी बता देती है कि भाई सुनिए, जब हम पैसा वापस करेंगे तो हम 100 के बदले आपको 120 रुपए वापस करेंगे। तो जो 120 रुपए है ना, दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल प्राइस। तो इसको हम बोल सकते हैं रिडम्पशन एट प्रीमियम। बोलो जी, बात क्लियर? तो आसान शब्दों में गाइस, रिडीमेबल प्राइस वो प्राइस है जिस पर कंपनी पैसा वापस करती है डिबेंचर होल्डर को। और आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्राइस क्वेश्चन में क्या होगा? गिवन होगा। तो आरपी का मतलब क्या हुआ? रिडीमेबल प्राइस, रिडीमेबल प्राइस। क्लियर? एनपी का मतलब आप जानते ही हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया था डिटेल में, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स। क्लियर? भाई आपने डिबेंचर इशू करा, चाहे वो रिडीमेबल हो चाहे वो रिडीमेबल हो, इशू करने के बाद आपकी जेब में, आपके हाथ में जो पैसा आया है गाइस, उस पैसे को हम बोलते हैं रिडीमेबल प्राइस। तो रिडीमेबल प्राइस वो प्राइस है जो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, हमने जो डिबेंचर इशू करा, इशू करके जो पैसा हमारी जेब में आया उसको हम बोलते हैं नेट प्रोसीड्स। तो नेट प्रोसीड वो प्रोसीड है, वो प्राइस है जितना कैश आपके पास आया है। और अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है तो इशू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और उसके बाद जो बचेगा दैट इज कॉल्ड नेट प्रोसीड। क्लियर? देन n इज इक्वल टू लाइफ ऑफ डिबेंचर्स। हाँ जी, स्मॉल n का क्या मतलब होता है? लाइफ ऑफ डिबेंचर्स, मतलब आप कितने सालों बाद डिबेंचर का पैसा वापस करोगे, उसको हम बोलते हैं n। बोलो जी, बात क्लियर है? तो अगर एक बार फिर से हम फॉर्मूले को देखें गाइस, तो फॉर्मूला बनता है KD इज ऑलवेज इक्वल टू I 1 माइनस टी। KD इज इक्वल टू I 1 माइनस टी प्लस RP माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RP प्लस NP बाय 2 इंटू 100। जहां पर मैंने आपको बताया I का मतलब है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, T का मतलब है टैक्स रेट। और जब आप I को इंटू कर रहे हो 1 माइनस टी से, तो इसका मतलब आप इस इंटरेस्ट में से टैक्स सेविंग हटा रहे हो, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि हमारी नेट कॉस्ट कितनी है। ठीक है? आरपी यानी रिडीमेबल प्राइस। अब इसमें से आपने एनपी माइनस कर दिया, नेट प्रोसीड। तो आप ये बता रहे हो कि सर हम जब रिडीम कर रहे हैं तो कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो वो हमारा लॉस है। जैसे मान लो आपने डिबेंचर इश्यू करा 100 रुपए का, तो आपकी जेब में 100 रुपए आ गए पार पर, तो नेट प्रोसीड पार 100 रुपीज। अब आप उसको 120 रुपए वापिस करो, तो रिडीमेबल प्राइस कितना हो गया? 120 रुपए। तो जब आप 120 में से 100 रुपए एनपी माइनस कर रहे हो, तो आप यही तो कर रहे हो सर कि हम 20 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। क्लियर? अब आप उस 20 रुपए को एन यानी लाइफ से डिवाइड कर रहे हो। तो अगर मैं कहूं डिबेंचर की लाइफ 10 साल है, तो आपने 20 रुपए को 10 से डिवाइड करा, तो एक साल में, क्लियर और नॉट, आप कितने रुपए ज्यादा दे रहे हो? 2 रुपए ज्यादा दे रहे हो। बोलो जी, बात क्लियर है? तो वो हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। भैया जो पैसा हम ज्यादा दे रहे हैं वो किसका पार्ट बनेगा? कॉस्ट का। इसलिए हमने उसे इंटरेस्ट में क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो अब हमारी कॉस्ट दो चीजों से मिलकर बन रही है, एक जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं आफ्टर टैक्स, और एक जो हम रिडम्पशन पर ज्यादा पैसा दे रहे हैं। बोलो जी, बात क्लियर? तो क्या सर ये रिडीमेबल प्राइस एनपी से कम हो सकता है?
सर हो तो सकता है बट प्रैक्टिकली होता नहीं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या आप ये बोलोगे डिबेंचर होल्डर से कि भाई सुनो, आज आप मुझे 100 रुपए दे दो, 10 साल बाद मैं आपको 90 रुपए वापस कर दूंगा। क्लियर? तो रिडीमेबल प्राइस 90 रुपए, इश्यू प्राइस 100 रुपए, 90 माइनस 100 निगेटिव आ गया आंसर। तो कोई डिबेंचर होल्डर पागल ही होगा जो बोलेगा कि भैया आज मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, आप तो एक तो मेरा पैसा आप 10 साल बाद लौटाओगे और वो भी कितने रुपए? 90 रुपए। नॉट पॉसिबल। बोलो जी, बात क्लियर है? तो आमतौर पर इन प्रैक्टिकल रिडीमेबल प्राइस या तो एनपी के इक्वल होता है या फिर उससे ज्यादा होता है, उससे कम नहीं होता। जल्दी बोलिए, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? कम ऑन एवरीबॉडी। तो आई इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, टी इज द टैक्स रेट, आरपी रिडीमेबल प्राइस, उसमें से हम नेट प्रोसीड माइनस कर रहे हैं और उसे लाइफ से डिवाइड कर रहे हैं। तो हम ये पता कर रहे हैं कि हमने उस टोटल लॉस को उसकी लाइफ पे स्प्रेड कर दिया। क्लियर? यानी पर ईयर हमें कितना लॉस हुआ और उस साल के इंटरेस्ट में उसे हमने प्लस कर दिया। तो अब हमारी टोटल कॉस्ट दो चीजों से मिलकर बन रही है, एक इंटरेस्ट और एक लॉस। अब क्योंकि हमारे पास दो प्राइस है, एक रिडीमेबल प्राइस और एक नेट प्रोसीड, क्लियर है, तो इसलिए हमने इन दोनों प्राइस का क्या करा? एवरेज ले लिया कि ऑन एन एवरेज इतने रुपए पर हमें इतने रुपए पे करने हैं, तो हमारी कॉस्ट कितनी। जल्दी बोलिए, बात क्लियर है? सो दिस इज द फॉर्मूला जो हमें क्या देगा गाइस? ये फॉर्मूला हमें देगा कॉस्ट ऑफ डेट, और वो भी कौन से वाले? इररिडीमेबल। और ये फॉर्मूला हमें कॉस्ट ऑफ डेट देगा कौन से वाले? रिडीमेबल। बोलो, बात क्लियर? तो हमारे पास डिबेंचर सिर्फ दो ही होते हैं, एक रिडीमेबल डिबेंचर और एक इररिडीमेबल डिबेंचर। तो जब भी आप सम सॉल्व करेंगे, आप कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि व्हाट टाइप ऑफ डिबेंचर दे आर। तो अगर रिडीमेबल है तो क्या होगा, इररिडीमेबल है तो क्या होगा। तो गाइस सीधा सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर इररिडीमेबल है तो KD इज इक्वल टू I1 माइनस टी अपॉन NP इन 200, और अगर रिडीमेबल है तो KD इज इक्वल टू I1 माइनस टी प्लस RP माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RP प्लस NP बाय 2। तो गाइस यहां पर आकर हमारा ये कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या होता है? पूरा होता है। कोई दिक्कत यहां तक तो पूछ सकते हैं। चलिए गाइस, अब हम बात करेंगे, भाई हमने बोला था डेट दो चीजों से मिलकर बनता है, एक डिबेंचर और एक टर्म लोन। तो अब हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए, तो गाइज हमारा अगला टॉपिक आता है थर्ड, ये आता है कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। ध्यान रहे, सिंबॉलिकली इसको भी हम क्या बोलते हैं? KD, क्योंकि KD का मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, और डेट किससे मिलकर बनेगा? दो चीजों से मिलकर बनेगा, एक डिबेंचर और एक टर्म लोन। अब गाइस टर्म लोन का मतलब क्या? आसान शब्दों में बैंक लोन। भाई वो लोन जो आपने बैंक से लिया, और हम जो बैंक से लोन लेते हैं वो हम लौटाते हैं कुछ सालों बाद, 10 साल, 15 साल, 20 साल, डिपेंड करता है। क्योंकि उस लोन की जो टर्म्स हैं वो ज्यादा होती हैं, इसलिए उसको नाम दिया गया है टर्म लोन। तो आसान शब्दों में आप याद रखेंगे गाइस, टर्म लोन का मतलब क्या होता है हमारे पास? टर्म लोन का मतलब होता है बैंक लोन। क्लियर? तो अब अगर हमने बैंक से लोन लिया तो उसकी कॉस्ट कैसे आएगी? तो KD इज ऑलवेज इक्वल टू R1 माइनस टी, दैट्स ऑल। कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ टर्म लोन आप कैसे निकालेंगे? KD इज इक्वल टू R1 माइनस टी, KD इज इक्वल टू R1 माइनस टी। गाइस वेयर KD तो आपको पता है, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। यहां पर R का मतलब है गाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट। सावधान, यहां पर R का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। वहां पर I था, I का मतलब था अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और यहां R का मतलब है रेट। तो जब आप टर्म लोन की बात करोगे तो रेट निकाला जाएगा। क्लियर? एंड T इज ऑलवेज इक्वल टू टैक्स रेट। और गाइस T किसके बराबर होता है? टैक्स रेट के। तो सर क्या यहां पर नेट प्रोसीड नहीं होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया जो आप बैंक से लोन लोगे वो तो पूरा ही मिलेगा।
अगर आपने बैंक से 10 लाख का लोन लिया है तो बैंक आपको पूरे 10 लाख ही तो देगा। ऐसा थोड़ी होगा वो बोलेगा जी 50,000 इंटरेस्ट के कट गए, ये लो 9.5 लाख रुपए। ऐसा नहीं होता कभी भी। बोलो जी बात क्लियर है। तो इसीलिए टर्म लोन की कॉस्ट निकालते समय हम नेट प्रोसीड को कंसीडर नहीं करते और हम वहां पर रेट लेते, रेट, क्योंकि वहां पर आई की जरूरत हमें नहीं होती। तो ध्यान रखना KD इज ऑलवेज इक्वल टू R1 - T। ठीक है, अब चाहे रेट हो भाई, इससे भी तो इंटरेस्ट ही निकलेगा और जब भी इंटरेस्ट की बात होगी गाइस उस पर टैक्स सेविंग होगी। तो जब भी आप इंटरेस्ट लोगे हमेशा आफ्टर टैक्स लोगे। तो इसलिए जब मैं R को 1 - T से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मैं कौन सा रेट ले रहा हूं? टैक्स के बाद का। बोलो जी बात क्लियर है। तो इसीलिए R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T का मतलब है टैक्स रेट और गाइस KD का मतलब है कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। क्लियर है। तो यहां पर आकर हमारा पहला एलिमेंट समाप्त हो जाता है जिसको हम बोलते हैं KD, कॉस्ट ऑफ डेट। तो आपको तीनों कॉस्ट निकालने आ गई। जैसे मैं कह रहा हूं पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, अगर फॉर्मूला आता है तो गलती नहीं होगी। क्लियर। तो अगर इररिडीमेबल डिबेंचर हो KD इज इक्वल टू I1 - T अपॉन NP इंटू 100। अगर रिडीमेबल डिबेंचर हो KD इज इक्वल टू I1 - T प्लस RP - NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RP प्लस NP बाय 2 इंटू 100। और अगर टर्म लोन हो तो KD इज इक्वल टू R1 - T और R क्योंकि परसेंटेज में होगा तो इंटू 100 की आवश्यकता आपको नहीं है। आई होप यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो गाइज इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दैट।